हेलो एवरीवन, मैं सतीश कुमार आप सभी का लर्न ऑनेस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री का 8 लेसन, जिस लेसन का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट। इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को मैंने मेंशन किया है। यहाँ तक एनसीईआरटी के जो बॉक्स में जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती है उसे भी लिखा है। कहने का मतलब है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस लेसन से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे और यह आपके सीटेट, यूपीटेट, यूपीएससी एंड अदर रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। चाणक्य या कौटिल्य, मतलब कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था। तो कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबों में मिलते हैं। अब ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो वो है कौटिल्य ने। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य जो होते थे वो राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। इसीलिए सम्राटों के राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर मतलब टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ है कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। मतलब आप जो टैक्स की व्यवस्था आप आज के ज़माने में देख सकते हैं वो उस समय भी थी, क्योंकि शासन को चलाने के लिए टैक्स लेना बहुत ज़रूरी था, तभी साम्राज्य को चलाया जा सकता था। अब हम बात करते हैं संदेशवाहक कौन होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी, मतलब ये राजधानी थे, यहाँ से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनको इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन टैक्स और भेंट के रूप में मिलते थे, भेंट मतलब तो एक उपहार जो देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह, उसके रूप में जो उनको मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये एक संभावना है कि ये जो संसाधन जो थे वो नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, इसीलिए तो लिखा गया है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, मतलब उस पर ज़्यादा प्रतिबंध राजा का नहीं था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। वो था अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने
अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कलिंग युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग जो था वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उन्हें युद्ध से बहुत ही घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग मारे गए थे। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि इस जीत से क्या फ़ायदा जिसमें इतने लोगों की जान गई है। तो उसी समय वो निर्णय लेते हैं कि भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि कलिंग युद्ध से पहले अशोक बहुत सारे युद्ध कर चुके थे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था और जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। मतलब वहाँ अशोक का जो साम्राज्य उस समय था, वहाँ उस समय हर तरह के धर्म जाति के लोग रहते थे, जैसे आप अभी भारत में आप देख सकते हैं। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामांत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं मतलब पत्थरों को बोलते हैं, और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। मतलब जो पढ़ सकते थे वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ सकते थे उनको पढ़कर सुनाया जाए, तभी तो उनको वो सारी जानकारी मिल पाएगी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। मतलब अपने आदमियों को वहाँ पे भेजा। ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मतलब जो मेन चीज़ें थी मैंने वही मेंशन किया है। देखिए, आप वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। समझ में आ गया? इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अशोक के कौन थे? दादा थे। ठीक। और पिता कौन थे? बिंदुसार। अब हम बात करते हैं नजराना। देखिए, जहाँ कर निर्धारित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से, मतलब कोई फिक्स नहीं था, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं थी। मतलब जो अपनी इच्छा से देते थे उन्हीं से लिया जाता था। मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूक निकेटर का राजदूत था। आपको पता होगा मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये भी बहुत पेपरों में पूछा जाता है। मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा रूप में जश्न मनाया जाता है। मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। मतलब महिलाओं उस समय उनकी सुरक्षा करते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर
उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब ये इनकी सुरक्षा की बात है कि अशोक कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते थे। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक में पटना है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यानों मतलब बाग बगीचे और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार वो आज भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। चीन की दीवार बहुत लंबी दीवार है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। उसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं। और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा है। इस एनसीईआरटी में कहानी की तरह बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं थी उसको मैंने नहीं लिखा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप एनसीईआरटी बुक मिला के भी देख लीजिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। धन्यवाद।